This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। अगर आप अब तक जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे में उलझे हुए हैं तो थोड़ा बाहर निकलिएगा, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने कल इस्तीफा दिया था जो मंजूर भी हो गया। और खास बात यह है कि जगदीप धनखड़ साहब को बिना फेयरवेल के विदाई भी दे दी कि जाओ आजाद हो, जिससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, इस्तीफा दिया नहीं है, जबरदस्ती लिया गया है। लेकिन आज बात जगदीप धनखड़ साहब की नहीं हो रही है, बात हो रही है उन 7 मुद्दों की जहां खास तौर पर नरेंद्र मोदी साहब को एक शख्सियत पसंद नहीं आ रही। नाम है अखिलेश यादव। वजह आपको बताऊंगा। दरअसल अखिलेश यादव ने जो लोकसभा चुनावों के दौरान किया उसका असर आज भी नजर आता है। अब एक एक मुद्दे पर घिरते नजर आते हैं। ये मॉनसून सत्र किस तरीके से गले की फांस बन गया है मोदी सरकार के, आज आपको दिखाऊंगा। 7 ऐसे मुद्दे जिन मुद्दों को दूसरे ही दिन उठाया तो सरकार की सांसें फूलने लग गई। जगदीप धनखड़ साहब का इस्तीफा हुआ तो पोल खुल गई कि कैसे अपनी सरकार को बचाने के लिए और नीतीश कुमार को मनाए रखने के लिए यह इस्तीफा करवाया गया है। लेकिन इससे आगे की कहानी यह भी है कि जाट इसे अपना अपमान मान रहे हैं। खैर, आगे चलकर आज की कहानी बताता हूं। 7 वो मुद्दे बताने जा रहा हूं क्योंकि एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के बेहद खासम खास और अखिलेश यादव को अपना सबसे करीबी मानने वाले एनडीए के एक बड़े नेता ने मोदी साहब को झटका दे दिया है। नाम भी बताऊंगा, चेहरा भी दिखाऊंगा और झटका क्या है वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है नरेंद्र मोदी साहब की यानी मोदी सरकार की उल्टी गिनती। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। देखिए, एक दिन पहले मानसून सत्र शुरू हो तब ये ठीक ठाक लगे, शाम तक खबर आए कि जो जगदीप धनखड़ साहब इस देश के उपराष्ट्रपति तबीयत अच्छी महसूस नहीं कर रहे। तो समझ लीजिए ये घटनाक्रम सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि क्या रणनीति बना रही सरकार, यह है कि वो अपनी ही रणनीतियों में इस कदर उलझी हुई है कि नई रणनीतियां बनाने के लिए उसे अपनी फजीयत करानी पड़ रही है। कुछ ऐसा ही मोदी सरकार के साथ है। पहला एक निकल कर आया धनखड़ साहब का इस्तीफा। जगदीप धनखड़ साहब ने जब से इस्तीफा दिया है तब से ही चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या जाटों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, क्या जाटों को सम्मान देने से हिचकती है। क्योंकि पहले सत्यपाल मलिक का इस्तेमाल करना और उसके बाद जब उन्होंने हक हकूक की आवाज उठाई तो उनके साथ क्या व्यवहार किया सबने देखा। सबने जगदीप धनखड़ साहब को अभी उपराष्ट्रपति के तौर पर नहीं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के तौर पर भी देखा। जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे तो किस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ ऐसे मोर्चा खोलते थे जैसे राज्यपाल ना हो, विपक्षी पार्टी के नेता हो। उपराष्ट्रपति के पद पर आए तो उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कहा जाए संसदीय परंपरा में एक इतिहास रचा। वो इतिहास सकारात्मक नहीं नकारात्मक है। वो ये कि एक साथ इतने सारे सांसदों को एक ही वक्त में बाहर का रास्ता दिखाया था, एक ही सत्र में। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। हर कोई सोचता था ऐसा क्यों, बाद में पता लगा कि वो उपराष्ट्रपति सिर्फ नाम के और पद के हैं। हकीकत में वो आज भी बीजेपी के नेता के तौर पर काम करते हैं, क्योंकि अपने आप को कृपा पात्र मानते हैं मोदी शाह का। और जिसने भी मोदी शाह से सवाल पूछा उसे संसद से बाहर जाना पड़ा। लेकिन आखिर में हुआ वही जिसके लिए बीजेपी और खासकर मोदी शाह वाली बीजेपी जानी जाती है। उन्हें आखिरकार बाहर का रास्ता दिखा दिया। न कोई फेयरवेल, न कोई विदाई भाषण, आपने दे दिया इस्तीफा, हमने ले लिया, नमस्ते टाटा बाय बाय। अब आती है दूसरी खबर टीडीपी से जुड़ी हुई है। टीडीपी ने चुनाव आयोग वाला भी आपने मसला देखा ही होगा कि किस तरीके से नाराजगी चल रही थी एसआईआर को लेकर, जो बिहार में हुआ उसको लेकर। और अब उसको लेकर एसआईआर का जो मुद्दा बिहार में चल रहा था, अचानक से उसमें टीडीपी सामने आ जाती है और उस पर आपत्ति जता देती है। देखिए, बिहार में हो रहे एसआईआर पर आंध्र प्रदेश की टीडीपी को ऐतराज क्यों, आखिर नायडू के मन में चल क्या रहा है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। बिहार में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आपत्ति जताई है। टीडीपी को आपत्ति टाइमिंग को लेकर है, जबकि जेडीयू इसे जरूरी बता रही है। बीजेपी के 2 सहयोगी दलों का ये विरोधाभासी सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल ये सवाल क्यों खड़े कर रहा है मैं आपको बता दूं। हो रही है बिहार में, ठीक है, नीतीश कुमार को मनाने का एक ही फॉर्मूला बचा था कि उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, जिसके लिए सहमति बनी और जगदीप धनखड़ साहब को हटाया गया। इसी लिहाज से वो बिहार में बीजेपी के साथ रहने के लिए भी तैयार थे और तो और इसी के साथ वो मोदी सरकार को समर्थन देने के लिए भी तैयार थे। यानी एक तीर से 2 निशाने उन्होंने साधे, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी।
ठीक है, लेकिन असली सवाल है कि ये क्यों करना पड़ा, जबकि उनके पास तो चंद्रबाबू नायडू जैसा नेता था जिनके पास 16 सांसद है। अगर 12 सांसद लेकर नीतीश कुमार चले भी जाते तो क्या फर्क पड़ता। तो मैं समझाता हूं क्या। दरअसल टीडीपी ने अब आईना दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार, मोदी जी समझ गए कि ऐन वक्त पर एक ऐसे साथी को पकड़ना जरूरी है जिसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हों, जिस पर कोई बड़ा पद ना हो और जिसका पद हमेशा खतरे में हो। जी हाँ, नीतीश कुमार का पद खुद खतरे में, उनकी पार्टी खतरे में है और इसी बदौलत अगर वो अपनी ही पार्टी की इस ताकत की बदौलत उपराष्ट्रपति पद पा ले तो बड़ी बात है उनके लिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू प्रचंड बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी समर्थन दे या ना दे, पवन कल्याण की पार्टी समर्थन दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में अब टीडीपी की तरफ से जब एसआईआर को लेकर आपत्ति जताई, उसने बीजेपी को फंसाया। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार याद आए मोदी शाह को, जिनके लिए ये सब कुछ किया गया। वहीं संघ प्रमुख का 75 साल वाला नया मामला, आपको तो मालूम ही है, मैं दिखाई चुका हूं। तीसरा मुद्दा बता रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से जो हुए वो चीज दिखा रहा हूं। 7 बड़े घटना है। संघ प्रमुख ने 75 साल की याद दिला दी, जो 17 सितंबर को पूरा करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। उसके बाद क्या आरएसएस से भिड़ेंगे या सत्ता छोड़ेंगे, पद छोड़ेंगे, ये बड़ी बात है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से रिजिजू और नड्डा का गमनागम, यानी कि इस पूरी मसले से बाहर निकलकर, क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कृषकों को लेकर, किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान होने जा रहा था, जिसमें खास तौर पर जो धनखड़ साहब है उन्होंने इसे बुलाया था, जिसमें कुछ ऐसी बातें होनी थी जो सरकार को नापसंद है, जिसमें 3 कृषि कानून जैसे प्रावधान नहीं बल्कि दूसरी चीजें थी। तो क्या था, सोचिए, किरण रिजिजू, नड्डा जैसे लोग आते ही नहीं है उसमें, बॉयकॉट कर देते हैं जगदीप धनखड़ की उस बैठक का। शाह और मोदी से योगी की मुलाकात हो जाना, भाजपा नेताओं की बंद कमरों में बैठक और विपक्ष की अभूतपूर्व एकता, इसने पूरी तरह से बीजेपी को सेटबैक पर सेटबैक दिए। ये 7 बड़े सेटबैक हैं जिसने बीजेपी को अंदर खाने हिलाकर रखा। और यकीन मानकर चलिए, बिहार चुनाव तो तब भी 2-3 महीने दूर है। मैं अब भी कह के चल रहा हूं, ये ऐसा घटनाक्रम है दोस्तों जो हिलाकर रखने वाला है। अब आइए कुछ वीडियोस दिखाता हूं, पहले ही देखिए। तो संसद में समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोट चोरी के लिए लाए गए अलोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन किया था। ये चीज निकल कर आई कि पूरा का पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। इसमें अखिलेश यादव भी नजर आते हैं, राहुल गांधी भी नजर आते हैं, प्रियंका गांधी से लेकर हर कोई बड़ा नेता इसमें नजर आता है। अब सवाल ये उठता है कि इस एकता को तोड़ने की जो पुरजोर कोशिश की जाती रही, उसमें कैसे चक्रव्यूह में फंस गए मोदी शाह। बिहार के चुनाव में साख बचाने से लेकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने ही विश्वास पत्रों को साइडलाइन करना, ये सब करना पड़ रहा है सिर्फ 3 साल 4 साल अपनी सरकार चलाई रखने के लिए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।